Okay, welcome to the Vision Gate. Myself राहुल झा। और पिछले वीडियो तक हमने देखा था वर्क की बात हम लोग कर रहे थे और उसके पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने किया था। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ा था उस सारे पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हमने पिछले वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में डालिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र की हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और डिफरेंट प्रोसेसेस में जानेंगे क्या होता है हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला और हीट ट्रांसफ़र एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है तो सबसे पहले जानेंगे हीट ट्रांसफ़र होता क्या है, किसे कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जैसे कि वर्क ट्रांसफ़र होने के लिए थोड़ा सा बेसिक से हीट ट्रांसफ़र का क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिफिनीशन के लिए जाएंगे। तो जैसे वर्क ट्रांसफ़र होने के लिए बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी था। ठीक है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी था। तो वैसे ही हीट ट्रांसफ़र को भी होने के लिए बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही एक बाउंड्री लाइन फेनोमेनन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको टच करने से हमको हीट का फील होता है। ठीक है, इसको टच करने से हमें हीट का फील होता है। तो जब हीट इसके बाउंड्री लाइन से बाहर आके आप में टच होता है तो एक हीट का फ्लो होता है और तब एक हीट का फील होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हीट और वर्क दोनों भी एक बाउंड्री लाइन फिनोमेना है। जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस करने पे ही वर्क डन होता है, वैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस करने पे हीट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात कर ले हीट का डेफिनेशन का। ठीक है, तो पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे हीट का डेफिनेशन, फिर हम लोग समझेंगे हीट होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज़ अ ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है आगे समझाता हूँ। इट इज़ अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is a transient form of energy which transfers due to negative temperature gradient, negative temperature gradient। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मीन्स या फिर निगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट को कैसे हम लोग बोल सकते हैं, हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, मीन्स जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करे। ठीक है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, जब एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कब अवेलेबल होगा, जब हायर बॉडी से लोअर बॉडी टेम्परेचर, जब अलग अलग टेम्परेचर रहेगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर्म होगा और वहाँ पे हीट का फ्लो होगा। ठीक है, अब हीट फ्लो होने के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, अब हीट फ्लो होने के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, अगर ये हमारा सिस्टम है, इसका मान लीजिए टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो सकते हैं। या फिर T1 इज ग्रेटर देन T2
या फिर T1 इज स्मॉलर देन T2। अगर कंडीशन 1 T1 T2 से बड़ा है तो हीट किधर फ्लो होगा? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ऑलवेज flows from higher to lower टेम्परेचर। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो हीट के क्या हो जाएगा? सिस्टम से बाहर जाएगा। तो हीट क्या होगा? सिस्टम से बाहर जाएगा। और सिमिलरली अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो हीट क्या हो जाएगा? सिस्टम के अंदर आएगा। हीट क्या होगा? सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, तो जब हीट सिस्टम से बाहर जाता है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा साइन कन्वेक्शन लेते हैं? when heat taken away from the system it is taken as negative sign convection, it is taken as negative। और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और यहाँ पे क्या हो रहा है? सराउंडिंग से हीट हम लोग सिस्टम के लिए सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या कौन सा लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे निगेटिव साइन कन्वेंशन हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? निगेटिव साइन। और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव साइन। ओके, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव और हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उससे कुछ ऑब्टेन्ड हुआ था। ठीक है, उस ऑब्टेन्ड जब हुआ तो हमने क्या देखा? हीट जो है सो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, हीट किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो मीन्स अगर हम लोग दो कंटेनर में दो अलग अलग मासेस ले और सेम हीट सप्लाई करें तो टेम्परेचर किस में ज़्यादा होगा? जिसमें कम मास होंगे। ठीक है, तो हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, अब खुद ही सोचो ना, पानी कम बॉयल करना है और पानी ज़्यादा बॉयल करना है तो जल्दी कौन गर्म होता है? तो इसलिए हीट क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और हीट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। हीट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। ओके, हीट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? हीट का डिनोशन क्या है? क्यू है। ठीक है, क्यू अभी हमने क्या बताया? क्यू किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। ठीक है, और Q किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। Q ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, और इस इक्वलिटी को के साइन को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालेंगे। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम सी डेल्टा टी। ठीक है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आ गया। ये हमारा हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आ गया। वेयर एम क्या है? वेयर एम इक्वल टू मास, सी इक्वल टू specific heat, C is equal to specific heat, and delta T is equal to change in temperature. Change in temperature and delta T is equal to change in temperature. ठीक है, अब मास तो समझ में आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर समझ में आ रहा है। एक न्यू टर्म यहाँ पे क्या आ गया? C. What is C? It is a specific heat.
ठीक है। सॉरी। तो C किसे कहते हैं, स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, C इक्वल टू, हमें यहाँ से क्या मिला, C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। हमें यहाँ से क्या ऑब्टेंड हुआ, C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, ठीक है। अब हम लोग M को अगर लेट सपोज M को हम लोग 1 डाल दें और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस का है, चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। अगर हम लोग M को 1 डाल दें और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस का है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। तो स्पेसिफिक हीट को अब हम लोग डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब एक कितना अमाउंट हीट का लेंगे विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, विच इज रिक्वायर्ड इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और व्हेन, कब, जब हम लोग 1 kg ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। अगर हम लोग 1 kg ऑफ सब्सटेंस लेते हैं उसमें कितना, इसको आराम से ऐसे समझेंगे, हमने 1 kg ऑफ सब्सटेंस लिया है, उसमें कितना हीट सप्लाई करे जो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, ओके। So write down the definition of specific heat। अब हम लोग स्पेसिफिक हीट को जानेंगे, स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिक हीट को जानेंगे, ओके। तो यहाँ पे डालेंगे हेडिंग, सॉरी, स्पेसिफिक हीट का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट ओके। Specific heat is the amount of मैंने अभी समझाया वही उसी को मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। is the amount of heat which is required to increase temperature of 1 kg of substance, which is required to increase temperature of 1 kg of substance through 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट गैस में कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट गैस में कितने टाइप के होते हैं, तो स्पेसिफिक हीट हम लोग जानेंगे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक छोटा सा यहाँ पे सब हेडिंग डाल के लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट
ऑफ गैसेस। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं। एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर है जिसके ऊपर एक पिस्टन सिलेंडर टाइप का कुछ तो अरेंजमेंट है। यहाँ पे स्टॉपर लगा रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कुछ तो इसमें एम गैस है, मास ऑफ गैस होगा, कुछ टेम्परेचर है T1, और इसमें हम लोग हीट अगर हीट इन कर रहे हैं, क्यू भी मीन्स हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 से कुछ TF हो गया, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा केस अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे केस की बात करें, यहाँ पे भी एक पिस्टन से अरेंजमेंट है, बट कोई स्टॉपर नहीं है, तो मास कुछ जो भी होगा और T1 से TF, ठीक है। टेम्परेचर वही मेंटेन करवाना है, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है, ये पिस्टन जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे इसमें अगर हीट इनपुट होगा, Q एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें प्रेशर मेंटेन करना है, ठीक है, हमें प्रेशर मेंटेन करना है। तो अब हमें ये देखना है Q भी ग्रेटर होगा या फिर QP ग्रेटर होगा, QB ग्रेटर होगा या फिर QP ग्रेटर होगा, ठीक है। तो कोई भी इजीली समझ में बता सकता है कि QP ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन मूवेबल है। जैसे जैसे हम लोग हीट डालेंगे वैसे वैसे पिस्टन इंक्रीज ऊपर जाएगा, क्योंकि इंटरनल मॉलिक्यूल्स उसमें एनर्जी आएगा। जैसे जैसे इंटरनल मॉलिक्यूल्स एनर्जी आएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे। जैसे इधर उधर मूव करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाना चालू होगा, और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा वैसे ही प्रेशर डिक्रीज करेगा। और हमें प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो हमें हीट और तेजी से हीट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए QP ग्रेटर देन है QV से, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कम हीट देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर अगर मेंटेन करना है तो हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। QV इज ग्रेटर देन, सॉरी, QP इज ग्रेटर देन QV, QP इज ग्रेटर देन QV। तो हमने क्या देखा था Q का फॉर्मूला, QP क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा T ग्रेटर देन mCv डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम रखना है, तो यहाँ से क्या आ गया, Cp इज ग्रेटर देन Cv। और गैसेस में जनरली दो टाइप्स के होते हैं ये गैसेस में जनरली दो टाइप्स के स्पेसिफिक हीट होते हैं, Cp एंड Cv। और सॉलिड्स वगैरह में हमारा दो टाइप्स के नहीं होते हैं, बस हम लोग C करके लेते हैं। C एक ही टाइप का C होता है। गैसेस में हम लोग Cp कहते हैं और Cv कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझ में आ गया Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। अब Cp ग्रेटर देन Cv कहाँ से आया, क्योंकि Qp इज ग्रेटर देन Qv, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करें तो एक इस पॉइंट को हम लोग एक नोट में लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग एक नोट में डाल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन, नोट डाल के लिख लेंगे, स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक हीट एट, नोट डाल के लिखेंगे स्पेसिफिक heat at constant
at constant pressure, specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume. Okay, because Cp includes कांस्टेंट प्रेशर। क्या कांस्टेंट प्रेशर को जब हम हीट देना पड़ता था तो वो इंटरनल एनर्जी को भी जा रहा था हीट, और इंटरनल एनर्जी को भी जा रहा था और एक्सटर्नल वर्क डन में भी जा रहा था, तो ज़्यादा हीट इसलिए प्रोवाइड करना पड़ रहा था। Cp इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी as well as external work। ओके, इसलिए Cp ज़्यादा है, ठीक है। whereas Cv includes internal energy only, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। अब हम लोग आगे बात करेंगे एडियाबैटिक इंडेक्स की। एडियाबैटिक इंडेक्स किसे कहते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स किसे कहते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे भी पढ़ा था, एडियाबैटिक इंडेक्स को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और गामा इक्वल टू क्या होता है? रेशियो ऑफ Cp बाय Cv। जो बड़ा रहता है वो ऊपर रहता है, Cp ऊपर रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिखना है, ठीक है। एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है? एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है? गामा। एडियाबैटिक इंडेक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से, ठीक है। और ये क्या होता है? रेशियो ऑफ Cp बाय Cv का, ठीक है। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ Cp बाय Cv, ठीक है। और Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ये हमने पीछे पढ़ा है। Cp क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन Cv है। तो यहाँ से अगर Cp बड़ा है Cv से हमेशा होता है, तो हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि गामा हमेशा ही हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। गामा हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और एडियाबैटिक इंडेक्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे एडियाबैटिक इंडेक्स gamma can also be given as gamma is equal to 1 plus 2 by, ठीक है, n, या फिर इसको n को क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे n क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब
अब नोट डाउन करना, यहाँ तक तो किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। गामा गामा किसे कहते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स को, और गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और गामा हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। गामा ऐसे भी क्या ऐसे फाइंड करते हैं, 1 + 2/n। n क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। तो पहला ले ले मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस एग्जाम्पल क्या रहता है, हीलियम, आर्गन, डस ETC। एग्जाम्पल क्या रहेगा, हीलियम, आर्गन, डस ETC। तो n क्या हो जाएगा इसके लिए, n क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक है तो n क्या होता है इसमें, 3 होता है, क्योंकि ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो n क्या होता है इसमें, n 3 होता है, ठीक है। अगर n 3 है तो गामा क्या हो जाएगा हमारा, गामा कैसे फाइंड कर पाओगे, 1 + 2/3 क्या होता है, 1.6, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया, गामा 1.6 होता है किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, N2O2, एयर, ये सारे के सारे डायटोमिक गैस के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके लिए n क्या होता है, 5, और इसके लिए n है तो 5 है, तो गामा कैसे निकलेगा, 1 + 2/5। इसका वैल्यू क्या होता है, 1.4, ठीक है। डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.4। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है हमारे पास, इस स्पेस को यूटिलाइज करेंगे। तीसरा क्या है, ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए, ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें तो इसमें n क्या हो जाता है, 6। n का वैल्यू क्या होता है, 6। अच्छा, यहाँ पे n का वैल्यू 3 था, मीन्स 3 ट्रांसलेशनल मोशन इसके पास है, मोनोएटॉमिक गैसेस के पास, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, मीन्स क्या हो गया, 3 ट्रांसलेशनल मतलब 3 डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट कर सकता है और 2 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, तो इसलिए n का 5 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 है, मीन्स 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है और 1 वाइब्रेशनल है, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है और 1 वाइब्रेशनल है, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। तो गामा क्या हो जाएगा, 1 + 2/6, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1.33, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1.33। तो पिछले लेक्चर्स में जो मैंने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उसमें यही गामा का वैल्यू हमें पता नहीं था, और गामा हम लोग अभी समझ में आ रहा होगा कि गामा का वैल्यू कैसे निकलता है और क्या होता है अलग अलग गैसेस के लिए। तो अब वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और गामा तीनों गैसेस के लिए हमने मोनोएटॉमिक गैस का बात करें या फिर डायटोमिक गैस का बात करें या फिर ट्राइएटॉमिक गैस का बात करें, तीनों केसेस के लिए n क्या होता है मैंने बताया आप लोगों को, तीनों केसेस के लिए गामा क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ठीक है, हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें
तो हेडिंग डाल के लिखेंगे कि सब हेडिंग एक पॉइंट लिखना है हमें। फॉर परफेक्ट आइडियल गैस, गामा जो होता है सी पी एन सी वी जो होता है, सॉरी गामा नहीं, सी पी एन सी वी। और फॉर परफेक्ट आइडियल गैस की हम लोग बात करें, अगर आइडियल गैस की हम लोग बात करें अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करें तो सी पी एन सी वी आर कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ सी पी एन सी वी क्या होता है आइडियल गैस में, कॉन्स्टेंट होता है। अगर यहीं पे हम लोग रियल गैस की अगर बात करें, ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग रियल गैस की बात करें तो सी पी एन सी वी क्या होता है टेम्परेचर के साथ, ये सब मीन्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है तो वो जानना है हमें। तो सी पी एन सी वी क्या होता है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है। और वहाँ पे गामा भी कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के साथ, और यहाँ पे गामा रियल गैस में गामा डिक्रीज होता है विथ टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को नोट बना के डाल लेंगे, इस पॉइंट को नोट में लिखेंगे, ठीक है। फॉर परफेक्ट आइडियल गैस CPN CV are constant, okay, with respect to temperature. For ideal gas, CP and CV are constant with respect to temperature. CP CV टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ठीक है। और गामा भी कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यही हम बात करें रियल गैस की, फॉर रियल गैस CP एंड CV वैल्यू, CP एंड CV वैल्यू ऑफ real gas increases with increase in temperature. With increase in real gas increases with CP and CV value of real gas increases with increase in temperature, with increase in temperature। जबकि गामा क्या होता है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेयर एज गामा की अगर बात करें तो गामा डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग देख लेंगे। सॉरी ये तो पिछले वाले का ग्राफ था। CP and CV increases with temperature, ये CP और ये CV, whereas गामा decreases with temperature, ठीक है। सॉरी इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनता है, कुछ तो ऐसे बनता है, ठीक है। whereas गामा decreases with temperature, ठीक है। अब आगे बात करेंगे स्पेसिफिक। मैंने अभी बताया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड गैस क्या होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग एक पॉइंट में लिख सकते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड्स आर ट्रीटेड एट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड एंड सॉलिड को हम लोग गैस की तरह तो ट्रीट नहीं करते हैं। गैस क्या है कॉम्प्रेसिबल ये है, वो इजीली कॉम्प्रेस हो जाता है। इट मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द वॉल्यूम चेंजेस नेग्लिजिबल। गैस में क्या होता है, गैस में वॉल्यूम चेंज हो जाता है, बट लिक्विड एंड ये
सॉलिड की बात करें, लिक्विड एंड सॉलिड की बात करें, तो वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल चेंज होता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर. सो फॉर लिक्विड एंड गैस फॉर लिक्विड एंड सॉलिड Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C. तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं, Cp और Cv सिर्फ गैसेस के लिए होता है, और लिक्विड और सॉलिड में Cp इक्वल टू C होता है, Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C के बराबर होता है. ठीक है, तो Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम नोट डाउन कर सकते हैं. अपन एक छोटा पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं. हाँ, तो नोट डाउन करके क्या लिख सकते हैं, फॉर द लिक्विड एंड गैस. मैंने बताया क्यों सेम होता है, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C. लिक्विड एंड सॉलिड के लिए Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C होता है, ध्यान में रखना है. ठीक है, और गैस के लिए अलग अलग Cp और Cv का वैल्यू होता है. ठीक है, अब एक पॉइंट और नोट डाउन करके लिखना है, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होता है. ये हमेशा आपको लर्न होना चाहिए, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होता है. ठीक है, तो नोट डाल के लिखो, नोट स्पेसिफिक heat of water, specific heat of water is 4.18 kilojoule per kg Kelvin. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 4.18 किलोजूल पर केल्विन. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं और कब अप्लाई होता है. ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है साइकिल के लिए, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है प्रोसेस के लिए, डिफरेंट. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले तो बात क्या करता है. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बात किस पे करता है, हीट एंड वर्क. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाहर बारिश के कारण में भी थोड़ा सा साउंड इशू आ रहा होगा, तो इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बारिश के बाद, क्योंकि साउंड इशू में भी क्रिएट हो रहा होगा. ठीक है, तो अभी बस एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं 5 मिनट, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के बाद हम लोग आगे बारिश के बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग आगे का लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक अपन डेफिनेशन देख सकते हैं. ठीक है, हीट एंड वर्क बोथ आर टू different form of energy same entity जिसे कि हम लोग एनर्जी कहते हैं, कॉल्ड
एनर्जी, जिसे कि हम लोग एनर्जी कहते हैं, विच इज, और एनर्जी क्या होता है हमारा, कंजर्व्ड होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, विच इज कंजर्व्ड, which is conserved and it is based on law of conservation of energy. It is based on law of conservation of energy. ये किसका डिफिनीशन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसका डिफिनीशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बात करता है, डायनामिक्स, वो बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि कंजर्व्ड है, ठीक है, जो कि कंजर्व्ड है। तो आई थिंक इस वीडियो को हम लोग को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अगले लेक्चर से देखने वाले हैं। इसके बाद एनर्जी, इंथैल्पी और बहुत सारे हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए, वेरियस क्लोज सिस्टम के लिए हीट ट्रांसफ़र क्या होता है वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।